नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक और नई क्लास लेके आए हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसका कोड 806 होता है। ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक और क्लास करा चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की है, क्योंकि जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं वो पहले भी एमपी बोर्ड में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है और इसके आंसर को भी, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। जो भी हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास आपको करा रहे हैं, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और उनको समझना है और उनके आंसर को अच्छे से पढ़ के समझना है। ऐसे ही आपको लिखना है अपनी एग्जाम कॉपी में, ठीक है। पेपर की बात करें तो ये 25 नंबर का पेपर होता है, आपको पता ही होगा, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। और 3 घंटे का समय मिलता है आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी समय होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये क्लास आपको अच्छे से समझनी है, देखनी है, क्योंकि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा। अगर 100 बच्चे फेल होंगे तो 80 बच्चे, ये समझ लेना, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं 100 में से, ठीक है। और आप एमपी डीएलएड की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो इसी सब्जेक्ट में होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की अच्छी तैयारी करनी है, ऑल सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करनी है, आपको अच्छा स्कोर करना है, 90+ बनानी है, तो बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लो। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीवाई की ओरिजिनल पेपर एमपी बोर्ड के जो पहले कराए गए हैं, आपको उनसे समझ मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बिना कंजूसी किए आप बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लो, नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। थोड़े से पैसे खर्च करो और अच्छी परसेंटेज बनाओ। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लो भैया। मैं तो यही कहूँगा आपसे, नहीं तो बाद में पछताते रहना। साल बर्बाद हो जाता है, फेल हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में। फिर जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो फिर आएंगे एमपी, अगर फेल होते हैं तो, ठीक है। फिर सेकंड चांस में उनकी परीक्षा होती है, फिर वही उनका दुगना तिगना खर्चा हो जाता है। आपको लगता है आपकी एग्जाम फीस अभी जमा हो रही है, अगर फेल हो गए तो आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से फीस देनी पड़ेगी आपको। इसलिए पहली बार में ही अच्छी तैयारी करो, थोड़े से पैसे खर्च करो, बंटी क्लासेस के नोट्स ले लो और उन्हें पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक एक करके सारे क्वेश्चन कराएंगे। अच्छे से समझना है, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है आपको, और ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम करा रहे हैं क्लास में, ये सारे आपको, आप बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और भी नोट्स वगैरह, उसमें पेन से लिखित नोट्स, ब्लूप्रिंट, सब कुछ मिल जाएगा आपको फर्स्ट ईयर का। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है वो आपका 5 नंबर का रहता है। 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प चुन के, यानी सही विकल्प चुन के आपको आंसर बताना है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन है, मैं आपके 5 क्वेश्चन करा देता हूँ ऑब्जेक्टिव वाले जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिप्थोंग्स आर आल्सो नाउन एज, यानी कि डिप्थोंग्स है उनको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन देखेंगे आप प्योर वोवल, बी ऑप्शन देखेंगे ओरल कॉन्सोनेंट्स, और सी ऑप्शन में इम्प्योर वोवल, और डी ऑप्शन में नसल साउंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं साथियों, डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है, इम्प्योर वोवल के नाम से जाना जाता है, इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर वोवल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आप करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इम्प्योर वोवल्स, ठीक है। यानी कि अशुद्ध स्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना है, इनके आंसर को भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देयर आर कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा होती है उसमें व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देयर आर, यहाँ पे आपकी जो खाली जगह है इसमें आपको बताना है देयर आर कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उसमें जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यहाँ पे 24 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 24 ध्वनियाँ, यानी कि इस बॉक्स में कितना आएगा, इस खाली जगह में 24 आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करेंट आंसर, हिंदी में भी देख सकते हैं 24
व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो भाई, अभी आपने लाइक नहीं किया यार, लाइक तो कम से कम कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना दे। सभी स्टूडेंट को शेयर तो कर दो कम से कम, और भी आपके जितने ग्रुप वगैरह हो सभी जगह शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, एक प्यारी सी कमेंट भी कर दिया करो, क्लास आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई हैव रिलेटिव्स इन उज्जैन। आई हैव खाली जगह रिलेटिव्स इन उज्जैन, यानी कि मेरे उज्जैन में रिश्तेदार हैं। तो कितने रिश्तेदार हैं उज्जैन में, आपको ये बताना। आई हैव खाली जगह में क्या आएगा आपको बताना है, ए लिटिल आएगा या मैनी आएगा या लिटिल आएगा मच आएगा। ठीक है, तो आई हैव रिलेटिव्स इन उज्जैन, तो आपके कितने रिश्तेदार हैं, यानी कि मेरे उज्जैन में रिश्तेदार हैं। यहाँ पे हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं साथ ही समझने के लिए, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश तो समझने के लिए हिंदी भी पढ़ सकता है। मेरे उज्जैन में रिश्तेदार हैं, तो कितने रिश्तेदार हैं, मैनी यानी कि बहुत, मेरे उज्जैन में बहुत से रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैनी आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मैनी। ठीक है, मैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी। आपको क्वेश्चन को समझना है पहले अच्छे से, हिंदी आपको समझाने के लिए दे रखी है हमने नोट्स में, और इस क्लास में भी हिंदी का सहारा लेते हुए आपको समझा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को और आंसर को। ठीक है, पहले अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी कट हर फिंगर खाली जगह ए नाइफ, यानी उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। यहाँ पे हिंदी भी देख ले, एक कट सी कट हर फिंगर ए नाइफ, यानी कि उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। तो किससे काट ली उसने उंगली, चाकू से, तो विद चाकू के साथ काटी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर सी, यानी चाकू से आएगा। ठीक है, उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली। ठीक है, विद ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विद, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, विद आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ वर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ वर्ब, यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा क्रिया का प्रकार है, या आप ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है, क्रिया का प्रकार बताना है आपको। ठीक है, वर्ब बतानी है, वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, इंट्रेंसिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रेंसिव यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी का सहारा लेते हुए भी पढ़ें, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्लियर करा दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्लियर हो गए। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपके। 25 नंबर का टोटल पेपर होता है, 10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अभी आपको 20 नंबर का मैटर और कराएंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिखने वाले क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद एग्जाम्पल्स, यानी वाक्यों के कोई 2 प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। आपको 2 प्रकार समझाने हैं वाक्य के, यानी कि सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना है सेंटेंस को। ठीक है, तो सेंटेंस के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, तो आपको हिंदी का सहारा लेते हुए हम समझाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव इट, एडजेक्टिव यानी कि कथनवाचक। यहाँ पे हिंदी भी देखेंगे आपको कथनवाचक में क्या होता है, इट स्टेट्स समथिंग, यानी कि बात बताता है। कथनवाचन में आप बात ही तो बताएंगे, कथन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बात बताना। ठीक है, बात बताना है। तो एग्जाम्पल के लिए सी इज हैप्पी, वह खुश है। उदाहरण के लिए सी इज हैप्पी आप लिख सकते हैं, तो वो क्या है, खुश है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव जो दूसरा है, इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो आप देखेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछता है। इट आस्क ए क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछता है। एग्जाम्पल के लिए आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। यानी कि आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी पहले इंग्लिश समझिए, हिंदी समझिए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप हिंदी का सहारा लेते हुए क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करो भाई, आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ब्रीफली अबाउट इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज।
अंग्रेजी को वैश्विक भाषा क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी को वैश्विक भाषा क्यों कहा जाता है? आपको ये बताना है। ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इंग्लिश को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर जिस सेम रहता है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंस पूछे, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज वगैरह ये सेम रहता है, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश को ध्यान रखना है आपको, बस इंग्लिश क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, बस आपको इसके बारे में लिखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसका आंसर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, पहले आप हिंदी पढ़िएगा, सेम ऐसा ही रहता है, मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप यहाँ पे हिंदी देखें, अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है, अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में बोली जाती है, विश्व में बोली जाती है अंग्रेजी। इट इज यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेवल एंड इंटरनेट, यानी मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेजी का यूज यानी इंग्लिश का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है? एजुकेशन यानी शिक्षा में होता है, बिजनेस यानी व्यापार में होता है, ट्रेवल यानी यात्रा करने में होता है, इंटरनेट यानी कि इंटरनेट में भी उपयोग होता है, ठीक है, इंटरनेट में उपयोग होता है इंग्लिश का। आप सभी को पता ही है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा जो आप मोबाइल्स वगैरह में जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, जब आप खोजते हो तो किस में आती हैं? वो इंग्लिश में आती हैं, ठीक है। इंटरनेट में इंग्लिश का यूज होता है। आप यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो सभी लोगों को ऑल इंडिया में हिंदी तो आएगी नहीं, अब देश से बाहर भी जाएंगे तब भी आप हिंदी नहीं बोल सकते हर किसी से, तो इंग्लिश का प्रयोग लेना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश कैसी है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। बिजनेस में भी इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है, क्या पता आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, आगे वाली टीम पर इंग्लिश वो हिंदी आती है या नहीं आती है, तो इंग्लिश तो सबको आती है। एजुकेशन में भी इंग्लिश का सारा यानी प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनेक्ट्स पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि यह देशों को जोड़ती है, यह देशों को जोड़ती है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल मीटिंग यूज इंग्लिश, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में अंग्रेजी, ठीक है। आप हिंदी का सहारा लेते हुए इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लो, ये PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। थोड़ा मैं तो यही कहूँगा कि पेन कॉपी लेकर बैठे, थोड़ा इसका अभ्यास करें, लिखने का प्रयास करें, इसको बार बार लिखोगे तो आपको जल्दी याद होंगे ये क्वेश्चन आंसर, और आप इन्हें अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन इनमें से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़े पॉइंट भी बना के आपको समझाने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे आप पॉइंट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इट इज यूज्ड इन एजुकेशन एंड बिजनेस, it helps people communicate worldwide, और many books and websites are in English, it connects people of different cultures। ये आप इंग्लिश के पॉइंट पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझना है तो हिंदी के भी पॉइंट पढ़ सकते हैं, उसी इंग्लिश का ट्रांसलेट करके यहाँ पे हिंदी भी दे रखी है हमने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन फोनेटिक्स, आपको फोनेटिक्स की परिभाषा बतानी, राइट वन इम्पोर्टेंस, एक महत्व भी बताना है, ठीक है। तो ध्वनि विज्ञान की परिभाषा और एक महत्व लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स होता क्या है, फोनेटिक्स के बारे में समझिए पहले। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, इट हेल्प्स लर्नर्स प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, एग्जाम्पल के लिए नोइंग साउंड्स ऑफ TH, इम्प्रूव स्पीकिंग। तो इससे क्या होती है? इम्प्रूव स्पीकिंग यानी बोलने, जो सीखने से बोलना क्या होता है, बोलना क्या होता है? सुधरता है। स्पीकिंग में क्या आती है? इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो ध्वनि विज्ञान बोलने की ध्वनियों का अध्ययन है। ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स क्या है साथियों? फोनेटिक्स क्या है? ध्वनियों का अध्ययन है, बोलने यानी कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ध्वनि विज्ञान बोलने की ध्वनियों का क्या है? अध्ययन है। यह सही उच्चारण सिखाता है, क्या करता है? सही उच्चारण, यानी इट्स हेल्प लर्नर प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, यानी कि करेक्टली बोलना सिखाता है, सही उच्चारण करना सिखाता है। आप जो वर्ड्स बोलते हैं वो सही से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो ये कैसे, कौन सिखाता है सही बोलना? फोनेटिक्स सिखाता है, ठीक है, फोनेटिक्स। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिएगा, ठीक है। नोट्स आपको
कोर्स में मिल जाएंगे अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लाउड ओरल रीडिंग। ठीक है, यानी लाउड रीडिंग के बारे में आपको बताना। लाउड रीडिंग यानी जोर से पढ़ना, जब ध्वनि निकलती है पढ़ते समय तो उसे क्या बोलते हैं, लाउड रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जोर जोर से पढ़ते हैं आप। तो लाउड रीडिंग के आपको क्या बताने, उद्देश्य बताने, 2 उद्देश्य बताने आपको लाउड रीडिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे लाउड रीडिंग के आप 2 उद्देश्य देख सकते हैं। तो इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि मैं आपको बताऊँ साथियों, पर जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपका उच्चारण सुधरता है। उच्चारण जब आप बोल बोल के जब अभ्यास करते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो बोल बोल के, तो आपका जो उच्चारण है, जब आप उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, तो वो उसमें क्या आता है, सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा, बोल्ड कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप जोर जोर से पढ़ते हैं आपको चीज़ें याद होने लगती हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अभिव्यक्ति बढ़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है। आत्मविश्वास कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपके चेहरे पर अलग ही एक एक्सप्रेशन दिखाई देता है, हाँ मेरे पे आ सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, रीडिंग अलाउड इन क्लास इम्प्रूव फ्लुएंसी, यानी कि कक्षा में जोर से पढ़ना धारा प्रभाव बनता है। ठीक है, अगर आप कक्षा में क्लास में जोर जोर से पढ़ते हो एकदम अच्छे से, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप सही उच्चारण करेंगे, उसमें आपके उच्चारण में सुधार आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको इंग्लिश में करा रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो भाई, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ये बीच में थोड़े ऐड से आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी क्लास को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर का कोर्स खरीदना है वो कोर्स खरीद सकते हैं बिना किसी नो टेंशन के। ओके, जल्दी कर लो, बिना किसी देरी के, बिना किसी कंजूसी के। ठीक है, थोड़े पैसे खर्च करो और अच्छी परसेंटेज बना के पास हो। ठीक है, बंटी क्लासेस का नाम रोशन करना, जो भी स्टूडेंट अच्छे नंबर लाएगा उसका नाम अगली लिस्ट 2026 वाले एग्जाम में आपका नाम देखने को मिलेगा सेशन में। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं नोट्स पढ़ के हमारी क्लासेस देख के। ठीक है, तो इसमें आपको नोट्स, PYQ, वस्तुनिष्ठ, ब्लूप्रिंट, पेन से लिखित नोट्स, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस और एक साथ में स्पेशल ग्रुप MPDL की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो बस आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। कॉल से इस पर लगेगा नहीं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सर हमें फर्स्ट ईयर के नोट्स लेने हैं, फर्स्ट ईयर का कोर्स लेना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करें बिना देरी किए और वीडियो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। यानी दोस्तों आपको 2 शब्दों का ध्यान रखना है, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर, इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है। पर्सनल लेटर क्या होता है और ऑफिशियल लेटर क्या होता है, दोनों में क्या बताना है, अंतर यानी कि डिफरेंट बताना है। ठीक है, निजी पत्र यानी कि पर्सनल लेटर, आधिकारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर। यानी कि मैं आपको समझाऊं दोस्तों, जो पर्सनल लेटर होता है वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लिखा जाता है और ऑफिशियल लेटर होता है वो किसी अधिकारी को या कार्यालय में लिखा जाता है, कार्यालय के लिए। ठीक है, वो ऑफिशियल लेटर होता है। इसकी जो इंग्लिश में जिसका आंसर यहाँ पे देख रखा है, साथ में हिंदी भी दे रखी है, पहले आप इंग्लिश पढ़िएगा। पर्सनल लेटर इज इनफॉर्मल एंड रिटन टू फ्रेंड्स और फैमिली, और यहाँ पे आप हिंदी देखें, निजी पत्र अनौपचारिक होता है। निजी पत्र होता है वो कैसा होता है, अनौपचारिक होता है, ये मित्र और परिवार को लिखा जाता है। ठीक है, ऑफिस पर्सनल लेटर होता है वो किसके लिए लिखा जाता है, मित्र और परिवार को लिखा जाता है, फ्रेंड्स और फैमिली को। और कैसा होता है, ये इनफॉर्मल होता है यानी कि अनौपचारिक होता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर की बात करें, ऑफिशियल लेटर इज फॉर्मल। ऑफिशियल लेटर होता है वो कैसा होता है, फॉर्मल होता है यानी कि औपचारिक होता है। रिटर्न टू ऑफिसेस यानी कि कार्यालय को लिखा जाता है। ठीक है, किसके लिए लिखा जाता है, ये ऑफिस के लिए लिखा जाता है, कार्यालय को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, लेटर टू फ्रेंड वेस एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, मित्र को पत्र बनाम प्रधाना को आवेदन। ठीक है, प्रधानाचार्य को क्या लिखते हैं, आवेदन, और मित्र को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप इस इंग्लिश को हिंदी की सहायता से अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने नोट्स कोर्स परचेस किया होगा तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पॉइंट भी लेके आया हूँ, आप इन पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पर्सनल लेटर इज
इनफॉर्मल, ठीक है। पर्सनल लेटर होता है वो कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है, और ऑफिशियल लेटर होता है वो कैसा होता है, फॉर्मल होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने में, बहुत ही इजी वर्ड्स में लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि आप इन्हें आराम से लिख सकें और आपको याद करने में कोई भी समस्या ना हो। इसी बात पर इस क्लास को लाइक कर दो भैया, लाइक बहुत कम आते हैं, आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। इससे इजी आपके लिए इंग्लिश को कौन कर सकता है, इससे इजी शब्द आपके लिए कोई लेके आ सकता है, वर्ड्स लेके आ सकता है। पर्सनल लेटर इज इनफॉर्मल, बस आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, किसका हो गया, आपसे ये पॉइंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पर्सनल लेटर इज इनफॉर्मल, ये एक पॉइंट इसमें ये अंतर हो गया। और ऑफिशियल लेटर होता है इज फॉर्मल, बस आपको इज फॉर्मल लगाना है ऑफिशियल लेटर के आगे, और पर्सनल लेटर के आगे इज इनफॉर्मल लगाना है। एक एक पॉइंट यानी एक एक अंतर हो गया दोनों में। यहाँ पे देखे पर्सनल लेटर इज रिटन टू फ्रेंड और फैमिली, और जो ऑफिशियल लेटर होता है वो किसके लिए लिखा जाता है, ऑफिस और अथॉरिटीज़ के लिए। तो आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट आसान भाषा में मैं लेके आया हूँ, आसान शब्दों में, ताकि आप याद कर सकें। पर्सनल लेटर यूज सिंपल लैंग्वेज, जो पर्सनल लेटर होता है उसमें सिंपल भाषा यूज करी जाती है। ऑफिशियल लेटर फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट एंड पोलाइट वर्ड्स, जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें बिल्कुल प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज है, यानी कि जो शुद्ध हिंदी है वो उसी का प्रयोग किया जाता है, अच्छी ग्रामर वगैरह का। ऑफिशियल, अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं किसी कार्यालय को तो हैं, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख दो वो समझ जाएगा। इतना अंतर होता है ऑफिशियल और पर्सनल लेटर में, ठीक है। ये आपकी हिंदी है और इसे समझने के लिए आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। देखते हैं निजी पत्र और अनौपचारिक होता है, और आधिकारिक पत्र कैसा होता है, औपचारिक होता है। निजी पत्र मित्र और परिवार को लिखा जाता है, आधिकारिक पत्र कार्यालय या अधिकारी को लिखा जाता है। निजी पत्र में सरल भाषा उपयोग होती है, ठीक है, और आधिकारिक पत्र में सही प्रारूप व शिष्ट शब्दों में लिखा जाता है। यानी ऐसे ही नहीं आप किसी भी शब्द को उठा के लिख दें, एक प्रॉपर ग्रामर के सहित ऑफिशियल लेटर में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, जो शुद्ध शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए लिखा जाता है ऑफिशियल लेटर। और निजी पत्र आप कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं निजी पत्र में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट, यानी कि प्रिंट स्क्रिप्ट के आपको 2 लाभ लिखने हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये एमपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। एमपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो प्रिंट स्क्रिप्ट के आपको एडवांटेज लिखने हैं, यानी कि लाभ लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना के समझाएं 2 लाभ, आप इनको आराम से पढ़ेंगे हिंदी की सहायता लेते हुए। लेटर्स आर क्लियर एंड इजी टू रीड, अक्षर साफ और पढ़ने में आसान होते हैं, ठीक है। अक्षर साफ और पढ़ने में कैसे होते हैं, आसान, यानी कि इजी होते हैं। हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स लर्नर राइटिंग, यानी कि जो शुरुआत में विद्यार्थी के लिए कैसे होते हैं, उपयोगी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बिगिनर्स यानी कि जो शुरुआत करते हैं, बिगिनर्स जो सीखने का कार्य करते हैं उनके लिए कैसी होती है, ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, उदाहरण, चिल्ड्रन राइट नीटली इन प्रिंट स्टाइल, यानी कि बच्चे प्रिंट स्टाइल में क्या करते हैं, साफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये 2 पॉइंट हमने एडवांटेज लिखे हैं, यानी कि ये लाभ लिखे हैं, ये हिंदी भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बताना है किसमें, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको अंतर बताना है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इंटेंसिव रीडिंग जो गहन होती है, गहन यानी कि बहुत गहराई से पढ़ने वाली, एक्सटेंसिव रीडिंग यानी व्यापक होती है। तो दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। डिफरेंस बताना है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी की सहायता से आप समझ सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग यानी केयरफुल, स्लो फॉर डिटेल, गहन पठन होता है वो क्या होता है, ध्यान से और विस्तार से पढ़ने वाला होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें, फास्ट और जनरल आइडियाज़, यानी कि व्यापक पठन, तेज सामान्य अर्थ होता है, ठीक है। तेज और सामान्य ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उदाहरण सहित समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बनाए इंटेंसिव रीडिंग के और एक्सटेंसिव रीडिंग के, तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग इज स्लो एंड केयरफुल और इट फोकस्ड ऑन डिटेल्स
एंड मीनिंग्स और यूज्ड फॉर स्टडी एंड एग्जाम्स। ठीक है, ये इंटेंसिव रीडिंग के पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पे एक्सटेंसिव रीडिंग देखें, इज फास्ट एंड इजी। एक्सटेंसिव रीडिंग कैसी होती है? फास्ट और इजी होती है। इट फोकस ऑन जनरल आइडिया एंड इन्जॉयमेंट। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के पॉइंट है, आपको इनको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आप हिंदी पढ़ सकते हैं। गहन पठन धीमा और ध्यान से होता है, इसमें विवरण और अर्थ पर ध्यान होता है। यह पढ़ाई व परीक्षा के लिए होता है। व्यापक पठन होता है, वो तेज और सरल होता है, इसमें मुख्य विचार और आनंद पर ध्यान होता है। और इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जिसे आप अच्छे से गहन करते हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना सिलेबस, आप अपनी बुक्स वगैरह कैसे पढ़ेंगे? धीमी और ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें विवरण और अर्थ पर ध्यान देंगे, क्या अर्थ निकल रहा है इसका, क्या विवरण है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको इसकी क्या देनी है? परीक्षा देनी है। ये पढ़ाई वह परीक्षा के लिए होता है इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, और जो व्यापक जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो मतलब आप आनंद के लिए पढ़ते हैं, यानी कि किसी कहानी को अच्छे से समझने या उसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं मज़े के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए। ठीक है, इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग एग्जाम के लिए की जाती है और एक्सटेंसिव रीडिंग किसके लिए की जाती है? एन्जॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज साइलेंट रीडिंग? राइट एडवांटेज, यानी कि साइलेंट रीडिंग क्या होती है, उसके लाभ लिखिए। मौन वाचन क्या होता है, लाभ लिखिए। हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग? राइट एडवांटेज, साइलेंट रीडिंग क्या होती है और इसके लाभ लिखिए। तो साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग विदाउट साउंड। जो साइलेंट रीडिंग होती है बिना साउंड के की जाती है, बिना साउंड के, यानी कि बिना ध्वनि के। मौन वाचन यानी कि आपने बुक ले ली बिना ध्वनि के, बस सीधा आप मन ही मन में पढ़ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। इंक्रीज स्पीड, इससे आपकी जो स्पीड है वो कैसी होती है? इंक्रीज, स्पीड बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? बढ़ती है, आपके अंदर समझदारी आती है। एंड कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस रहता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी पे जैसे आप पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, स्टूडेंट रीड साइलेंटली ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी कि जो साइलेंट रीडिंग होती है उसे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। एग्जाम के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? साइलेंट रीडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग, बिना आवाज़ पढ़ना होता है। ठीक है, ये गति, समझ और ध्यान बढ़ाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी परीक्षा में चुपचाप पढ़ते हैं। ठीक है, परीक्षा में आप क्या करते हैं? चुपचाप पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा आती है तो बिना शोर शराबा के, तो वही क्या है? साइलेंट रीडिंग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। व्हाट इज गाइडेड कंपोजिशन राइटिंग राइट टू एडवांटेज, यानी कि दो लाभ लिखने हैं किसके? मार्गदर्शित रचना लेखन क्या है ये आपको बताना है और उसके दो लाभ भी लिखने हैं। ठीक है, आप हिंदी यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज गाइडेड कंपोजिशन राइटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, पहले आप समझेंगे। गाइडेड कंपोजिशन मीन्स राइटिंग विद टीचर हेल्प। जो गाइडेंस कंपोजिशन होता है वो जिसमें जो बच्चे लिखते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं, वो किसकी हेल्प से लिखते हैं? टीचर की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, टीचर गिव्स आइडिया, टीचर क्या? अध्यापक होता है, वो आइडियाज देता है, हिंट देता है और आउटलाइन देता है। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट राइट ईजिली, टीचर की हेल्प से स्टूडेंट के क्या करते हैं? अच्छे से लिख पाते हैं, ईजिली लिख लेते हैं। ठीक है, आसानी से वो लिख पाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इससे क्या होता है? इम्प्रूव ग्रामर, ग्रामर क्या होती है? इम्प्रूव होती है। आपकी ग्रामर होती है वो कैसी होती है? इम्प्रूव होती है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है? बढ़ता है, बुल्ड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ पॉइंट और है इसके, यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने पॉइंट के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। गाइडेड कंपोजिशन इज राइटिंग विद टीचर और टीचर गिव्स आइडिया हिंट आउटलाइन, ये हमने करा दिया है। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट राइट करेक्टली, जो टीचर बोलता है वैसे स्टूडेंट लिखता है तो करेक्टली लिख पाता है, अच्छे से सीख पाता है। इम्प्रूव
यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज में देखेंगे, लाभ देखेंगे इम्प्रूव ग्रामर और रेड्यूस्ड मिस्टेक्स, आप जो गलतियाँ करते हैं वो उसमें सुधार आता है। बोल्ड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ग्रामर में क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी की सहायता लेते हुए आप समझेंगे मार्गदर्शित रचना शिक्षक की सहायता से लिखना है। शिक्षक विचार या संकेत देता है, इसमें छात्र सही लिखना सीखते हैं। लाभ देखें व्याकरण सुधरता है, गलतियाँ कम होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये हिंदी की सहायता से आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएं आपको आज ही क्लास में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर वालों इन क्वेश्चनों को अच्छे से 2-2 3-3 बार करो, इस क्लास को 2-2 3-3 बार जितना देख सकते हो देखो, जैसे आपको समझ आ रहा है समझो। और बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो, कोर्स खरीद लो बिना किसी कंजूसी के, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं तो बाद में आप पछताते रहोगे, एग्जाम निकल जाएगा फिर आप पे कुछ नहीं आएगा, खाली कॉपी छोड़ के आओगे, आप फेल हो जाओगे, उल्टा सीधा लिखोगे। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही फेल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो कोर्स परचेस कर लो भाई, थोड़े से पैसे खर्च कर लो, नहीं तो बाद में पछताते रहोगे, फिर बाद में कुछ नहीं होना, 1 साल बर्बाद होना है फिर तो। ठीक है, तो नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और नोट्स परचेस कर लेने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नोट्स में, कोर्स में, तो आपको कहीं भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हम ही दे देंगे आपको। आपको बस पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को और आंसर को, बस आप पढ़ते चलिए, सारी चीज़ हम ही आपको उपलब्ध कराते चलेंगे जानकारी सहित। MPDLED की जो भी जानकारी रहेगी एग्जाम को लेकर, सब कुछ आपको रियल जानकारी मिलती रहेगी एक स्पेशल ग्रुप में। ठीक है, तो आपको नो टेंशन होकर तैयारी करनी है, बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे और नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लो जल्दी से और क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो। तो आपके लिए हमने अभी 2 क्लास कंप्लीट करा ली, इससे पहले 1 क्लास लेके आए थे, अभी ये दूसरी क्लास होगी आपकी, आगे आपकी तीसरी क्लास भी लेके आएंगे जल्दी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।